नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब चल रहा था। चैप्टर 3 यूएस हेगमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने हेगमनी का बेसिक डेफिनेशन देखा था, किस तरह यूएस पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, हेगमनी मेंटेन करके रखा हुआ है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। वैसे हेगमनी का 3 नोशंस है। एक है हेगमनी एज हार्ड पावर, दूसरा हेगमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, तीसरा हेगमनी एज सॉफ्ट पावर। तो हेगमनी एज हार्ड पावर के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। हमने देखा यूएस अपनी मिलिट्री को किस तरह डेवलप करके रखा हुआ है। यूएस मिलिट्री का कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों दुनिया भर के मिलिट्री से। वैसे यूएस डिफेंस बजट 2017 का हमने देखा करीब 602.8 बिलियन यूएस डॉलर्स था। अगर आप टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स के साथ कंपेयर करोगे तो टॉप 12 मिलिट्री स्पेंडर्स का कंपेन्ड बजट से भी ज्यादा है यूएस का जो डिफेंस बजट है। फिर हमने फर्स्ट गल्फ वार के बारे में देखा, किस तरह यूएस ने अपना पावर पूरी दुनिया के सामने दिखाया फर्स्ट गल्फ वार से। बेसिकली यूएस एक मौका ढूंढ रहा था, हम कितना बड़ा सुपर पावर है, हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है, हमारी मिलिट्री कितना एडवांस्ड है, ये सब पूरी दुनिया को बताने के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यूएस सक्सेसफुल भी रहा। फर्स्ट गल्फ वार से पूरी दुनिया को यह पता चला यूएस के साथ किसी भी तरह का कंपैरिजन कोई कर नहीं सकता। बट एट द सेम टाइम यूएस की कुछ वल्नरेबिलिटीज भी पूरी दुनिया को पता चला। मैंने आपको बताया था ना पिछले क्लास में कि पॉलिसिंग ठीक से वो नहीं कर पाया, इराक का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाया, इराकी पीपल को समझा नहीं पाया यूएस ऑक्यूपेशन किस लिए है। हमेशा इराकी पीपल यूएस को नफरत करता ही रहा है कि। तो अब हम डिस्कस करेंगे हेगमनी एज स्ट्रक्चरल पावर। द सेकेंड नोशन ऑफ हेगमनी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट। देखिए हेगमनी एज हार्ड पावर में क्या था, मिलिट्री डोमिनेंस था। अब स्ट्रक्चरल पावर हम देखेंगे। स्ट्रक्चरल पावर मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हमें वर्ल्ड इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। आज की कॉन्टेक्स्ट में अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी को देखोगे तो हर जगह आपको यूएस का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। वैसे काफी सालों से दुनिया का सबसे बड़ा रुपया कौन सा है, यूएस डॉलर है। दुनिया भर में जितने ग्लोबल ट्रांसैक्शंस होते हैं मैक्सिमम जो है यूएस डॉलर्स में होता है। हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, हर एक इंटरनेशनल सिस्टम्स में यूएस का डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। यूएस इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, करीब 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है यूएस की। डे टू डे लाइफ में हम जितने चीजें यूज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज है। एक तरफ से अगर आप देखोगे यूएस की ये जो स्ट्रक्चरल हेगमनी है इसमें पूरी दुनिया आ जाता है, पूरी दुनिया यूएस से बनाए हुआ चीजों को यूज करते हैं दोस्तों। तो इस तरह अमेरिकन कंपनीज इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे हो गया, दुनिया भर के लोग यूएस कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हो गया, इसके लिए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिला है दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहले इन सारे कंपनीज के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना के दिया ताकि वो कोई भी कंट्रीज में जाके अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सके। देखिए क्या लिखा है, द बेसिक आइडिया इज दैट एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी रिक्वायर्स ए हेगमन और डोमिनेंट पावर टू सपोर्ट इट्स क्रिएशन एंड एक्सिस्टेंस। ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है, ऐसा एक इकोनॉमी जिसमें एक कंट्री का बनाया हुआ चीजों को दूसरे कंट्री में जाके बेच सके, या एक कंट्री के जो सर्विसेज है वो दूसरे कंट्रीज में बेच सके। ऐसा एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी बनाएंगे तभी जाके जितने कंपनी से वो दूसरे कंट्रीज में भी जाके अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है कि नहीं। तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले इकोनॉमी को एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी बना दिया। हमने प्रीवियस क्लासेस में कोल्ड वॉर के टाइम पर इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। यूएस एंड अलाइड कंट्रीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, वेरास सोवियत यूनियन एंड अलाइड कंट्रीज में क्लोज्ड इकोनॉमी थी, है कि नहीं। क्लोज्ड इकोनॉमी इन द सेंस वो दूसरे कंट्रीज की जो प्रोडक्ट्स है उन्हें उनके कंट्रीज में सेल करना या बेचना नहीं अलो करता था, है कि नहीं। तो इस वजह से यूएस जो है सोवियत यूनियन एंड अलाइड कंट्रीज में जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पा रहा था। जब आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा नहीं बिकेंगे तो कैसे पैसे बनाएंगे। तो यूएस गवर्नमेंट को यह बात अच्छी तरह पता था दोस्तों, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। हमने शॉक थेरापी के बारे में पढ़ा था ना, आईएमएफ के द्वारा यूएस ने एक शॉक थेरापी दिया था पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्रीज को। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि उन इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी बनाया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाया। एक्चुअली यूएस उनका हेल्प नहीं कर रहा था, एक्चुअली यूएस ये चाह रहा था कि यूएस में जितने कंपनीज है उनके लिए और मार्केट्स चाहिए। मार्केट्स अगर चाहिए तो सबसे पहले उन इकोनॉमीज को
क्लोज्ड से एक ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। तो वो शॉक थेरेपी से एक्चुअली यूएस को फायदा मिला था। यूएस के जितने कंपनीज है उन कंपनीज को बहुत बड़ा एक मार्केट मिल गया अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो जब कंपनीज डेवलप होंगे तो ऑब्वियस ही बात है यूएसए जो कंट्री है उनको भी फायदा होगा ना, क्योंकि कंपनीज जितने पैसे बनाएंगे उसका 1% टैक्स तो मिल जाएगा यूएसए को। ऊपर से उन कंपनीज के थ्रू पूरी दुनिया के ऊपर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगा यूएस, जैसे अब ही किया है। जितने भी टॉप कंपनीज है दोस्तों दुनिया में जिसका प्रोडक्ट्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उसमें मेजोरिटी आपको देखने को मिलेगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड कंपनीज है। तो ये जो हेगमनी यूएसए ने बनाया है, डोमिनेंस यूएसए ने बनाया है, इसे आप हेगमनी या स्ट्रक्चरल पावर बोल सकते हो। So the hegemon must possess the ability and the desire to establish certain norms for order and must sustain the global structure। तो देखिए जो हेगमन होगा, हेगमन मतलब जो हेगमनी मेंटेन करते हैं उसे आप हेगमन बोल सकते हो। तो हेगमन के पास ऐसा एबिलिटी होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए टू एस्टैब्लिश सर्टेन नॉर्म्स फॉर ऑर्डर एंड मस्ट सस्टेन द ग्लोबल स्ट्रक्चर। तो देखिए एक हेगमन को सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसा एक ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए, कुछ नॉर्म्स बनाना चाहिए ताकि एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी रहे। उससे दूसरे कंट्रीज को भी फायदा मिलेगा। ऑब्वियस ही बात है जितना यूएसए को फायदा हो रहा है दूसरे कंट्रीज को भी फायदा हो रहा है ना। जैसे कि अब चाइना की बात करें, चाइना की जो प्रोडक्ट्स है आजकल दुनिया भर में बिकते हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी क्रिएट हुआ। और ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी कौन क्रिएट किया, एक्चुअली यूएसए ने क्रिएट किया। तो मेरा कहने का मतलब है यूएसए ने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसे दूसरे कंट्रीज को भी फायदा मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला, यूएसए को मिला। फॉर एग्जाम्पल hegemony in this second sense is reflected in the role played by US in providing global public goods। अब ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स मतलब क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशंस में। बाय पब्लिक गुड्स वी मीन दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय वन पर्सन विदाउट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ द गुड अवेलेबल फॉर समवन एल्स। अब देखिए ऐसा गुड्स जो एक पर्टिकुलर पर्सन कंज्यूम कर सकता है, पर वो कंज्यूम करने से दूसरे के लिए वो गुड्स कम नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों इंटरनेट। चाहे वो कितने भी लोग यूज करें, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनको फायदा मिलेगा। मैं ज्यादा इंटरनेट यूज करने से आपका इंटरनेट कम होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। इसका और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है दोस्तों, जैसे कि फ्रेश एयर, रोड्स, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। रोड्स की बात करें, रोड्स क्या एक या दो गाड़ियों को ट्रैवल करने के लिए बनाया है, नहीं। जितना ज्यादा गाड़ियां ट्रैवल करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा। तो यूएस को यह बात अच्छी तरह पता था कि फोकस करना है ग्लोबल गुड्स में, जिसे जितना ज्यादा लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ए ग्लोबल पब्लिक गुड आर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे सी लोक्स बोलते हैं। सी लोक्स मतलब क्या होता है, द सी रूट्स कॉमनली यूज्ड बाय मर्चेंट शिप्स। अब देखिए दोस्तों, द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे चीपेस्ट वे क्या है, ऑब्वियस बात है वाटर वे से। आपको पता है दोस्तों आजकल न जाने कितने मर्चेंट शिप्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते हैं, गुड्स लेके जाते हैं, कार्गो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यूएसए ने क्या किया, सबसे पहले ये पब्लिक गुड ट्रांसपोर्टेशन में कॉन्सेंट्रेट किया। उनको ये पता था जब चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो जो प्रोडक्ट्स है उसे दूसरे कंट्रीज तक आराम से पहुंचा सकता है। देखिए एक ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फ्री ट्रेड होना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का रोक नहीं होना चाहिए एक कंट्री को दूसरे कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने के लिए। सो द फ्री ट्रेड इन एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ओपन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए दोस्तों इधर यूएसए की एक स्ट्रैटेजी हमें नजर आ रहा है। यूएसए सबसे पहले ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया, फ्री ट्रेड को प्रमोट किया। उन्हें यह बात पता था फ्री ट्रेड तभी पॉसिबल होगा जब ओपन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो ये ओपन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे यूएसए ने एस्टैब्लिश किया? इट इज द नेवल पावर ऑफ द हेगेमन दैट अंडरराइट्स द लॉ ऑफ द सी एंड इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। इसका मतलब क्या है? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उन क्लॉज के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी। उन क्लॉज के अनुसार किसी भी कंट्री का एक मर्चेंट शिप दूसरे कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स में भी ट्रैवल कर सकता है अगर इनसेंट पैसेज है।
इनसेंट पैसेज का मतलब क्या होता है, मतलब कोई मिलिट्री पर्पस के लिए नेविगेट करने के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगा, पर अगर कोई ट्रेड से रिलेटेड पर्पस है आपको कोई रोक नहीं सकता। इस तरह उनक्लोज में लिखा हुआ है। अब उनक्लोज में तो ये लिख दिया, अच्छी बात है, पर देखिए आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुआ है जब दूसरे कंट्रीज ने ब्लॉकेड लगाया है। सबसे अच्छा एग्जांपल है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। आपको पता होगा सी ऑफ अजोव में रशिया ने ब्लॉकेड लगाया था, यूक्रेनियन शिप्स को आने जाने नहीं दे रहा था। वैसे उनक्लोज के हिसाब से देखोगे तो रशिया को इस तरह करना नहीं चाहिए था, पर उन्होंने किया। कौन पूछेगा रशिया को, क्योंकि रशिया पावरफुल है। और भी इंस्टेंसेस है वर्ल्ड हिस्ट्री में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, गल्फ वॉर के टाइम पर, अरब इसराइल वॉर के टाइम पर कई सारे ब्लॉकेड्स लगाया था। मतलब कुछ कंट्रीज जो है अपने टेरिटोरियल वाटर्स में से दूसरे कंट्रीज के मर्चेंट शिप्स को भी आने जाने नहीं दे रहा था। आपने सुएज कैनाल ब्लॉकेड के बारे में सुना होगा, वैसे सुएज कैनाल ब्लॉकेड के बारे में भी हम डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लासेस में। तो इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, उनक्लोज के प्रोविजंस को भी कभी कभी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में कुछ कंट्रीज फॉलो नहीं करते हैं। पर देखिए दोस्तों, यूएस ने क्या किया है, मेजॉरिटी केसेस में यूएस ने उनक्लोज के प्रोविजंस को दूसरे कंट्रीज प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है, ये इंश्योर किया है। कैसे इंश्योर किया है, क्योंकि यूएस का नेवल पावर है। अगर यूएस के शिप को कोई रोकेंगे तो यूएस जाके बोलेगा कि आपने कैसे रोक दिया मेरे मर्चेंट शिप को, उनक्लोज में तो आप भी साइन किया हुआ है, आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यूएस उन्हें अटैक करेंगे। तो इस तरह जब एक हेगमन के पास नेवल पावर होगा ना, दे कैन अंडरराइट द लॉ ऑफ द सी एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो समझ गए, सिंस द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश नेवल पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द मल्टी ओशियानिक यूएस नेवी हैज प्लेड दिस रोल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले के टाइम अगर आप देखोगे, यूएस नेवी से ज्यादा बेहतर था ब्रिटिश नेवी। ठीक है, तो ब्रिटिश नेवी की एक सुप्रीमेसी थी। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यूएस नेवी की जो सुपीरियोरिटी है वो बढ़ गया, और उन्होंने ये इंश्योर किया है जितने भी लॉ ऑफ द सी है वो सारे कंट्रीज जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। मल्टी ओशियानिक यूएस नेवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था ना यूएस कमांड स्ट्रक्चर के बारे में। यूएस का कमांड स्ट्रक्चर तो पूरी दुनिया में है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक ओशन में है, इंडियन ओशन में है कि नहीं? तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, हेगेमनी या स्ट्रक्चरल पावर को किस तरह यूएस ने मेंटेन किया है, अपना मिलिट्री पावर से मेंटेन किया है। देखिए, ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी, फ्री ट्रेड, ओपन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ऐसा सब इंश्योर करना है, मेंटेन भी तो करना है। उसके लिए एक हेगमन के पास क्या चाहिए, मिलिट्री पावर भी चाहिए। ये यूएसए के पास है। नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए ग्लोबल पब्लिक गुड इज द इंटरनेट। देखिए, ग्लोबल पब्लिक गुड क्या होता है, मैंने आपको बताया, ऐसा गुड जो एक पर्सन कंज्यूम करने से दूसरे को कम नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट ऐसा एक चीज है जितने लोग यूज करेंगे उतना फायदा होगा सर्विस प्रोवाइडर को, है कि नहीं, दूसरे के लिए कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सो although it is seen today as making the virtual world of the World Wide Web possible, we should not forget that the internet is the direct outcome of a US military research project that began in 1950. इंटरनेट का जो ओरिजिन है ये कहां से हुआ, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, 1950s में यूएस मिलिट्री का एक रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ था, उसका डायरेक्ट आउटकम है दोस्तों ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है। हाँ, ये बात अलग है, अभी तो काफी एडवांस हुआ है, अलग अलग नोशन से, अलग अलग स्ट्रक्चर से, फीचर से मान लिया, पर इसका ओरिजिन जो है दोस्तों ये 1950s में एक यूएस मिलिट्री रिसर्च प्रोजेक्ट से हुआ था। इवन टुडे, आज की अगर बात करें, द इंटरनेट रिलेट्स ऑन ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स, मोस्ट ऑफ विच आर ऑन्ड बाय यूएस गवर्नमेंट। देखिए, आज भी अगर आप देखोगे इंटरनेट जो है एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कई सारे सैटेलाइट्स है दोस्तों जो लॉन्च किया हुआ है, बट इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द सैटेलाइट्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गवर्नमेंट करते हैं। एज वी नो, द यूएस इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इन ऑल एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, ये बात आपको पता ही है दोस्तों, कहीं भी देखोगे, ठीक है, आपका एक दिन नहीं निकलेगा बिना एक यूएस प्रोडक्ट यूज करके, ये बात आप सबको पता है। तो आज के हिसाब से यूएस हर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में प्रेजेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमी की हर सेक्टर्स में प्रेजेंट है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसके सारे एरियाज में भी प्रेजेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो शेयर है
दैट रिमेन्स एन एनॉर्मस 21%। देखिए दोस्तों 1/5 से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वर्ल्ड इकोनॉमी में। एंड द यूएस ऑल्सो अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इफ इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड ट्रेड डाटा। देखिए वर्ल्ड ट्रेड डाटा अगर आप देखोगे उसका 14% जो है यूएस अकाउंट करता है। इधर क्या लिखा हुआ है, इफ इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड ट्रेड डाटा। इसका मतलब यह है दोस्तों, आपको पता है यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है। अगर आप उन 27 कंट्रीज को आज 27 कंट्रीज मानेंगे, अलग अलग कंट्रीज मानेंगे, तो यूएस का जो शेयर है 14% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है। अगर आप उन 27 कंट्रीज को ऐसे ग्रुप मानेंगे, ऐसे यूरोपियन यूनियन करके एक अलग कंट्री मानेंगे, तो ये 14% नहीं होगा। अगर वो 27 कंट्रीज को आप 27 कंट्रीज करके मानेंगे, एक यूनियन नहीं, अलग अलग कंट्रीज करके मानेंगे, तो यूएस का जो वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूशन है वो 14% है। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या है। देयर इज नॉट ए सिंगल सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इन विच एन अमेरिकन फर्म डज नॉट फीचर इन द टॉप 3 लिस्ट। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, कोई भी सेक्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में आप देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनीज का लिस्ट अगर आप देखोगे, टॉप 3 लिस्ट में एक अमेरिकन फर्म 100% होगा। Now, it is important to remember that the economic preponderance of the US is inseparable from its structural power, which is the power to shape the global economy in a particular way. Economic preponderance मतलब क्या होता है दोस्तों? Basically जो economic superiority है, वही मैंने जो आपको इधर बताया दोस्तों। Every parts of the world में, all sectors of the world economy में, all areas of technology में US का influence था, dominance था। तो उन्होंने क्या किया, ये इकोनॉमिक प्रीपोंटरेंस से ग्लोबल इकोनॉमी को शेप किया इन ए पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड्स सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था। क्या है ब्रेटन वुड्स सिस्टम? देखिए आप सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सारे कंट्रीज में डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन हुआ था, इकोनॉमी कोलैप्स हुए थे। बेसिक बात है दोस्तों, वॉर के बाद इकोनॉमी कोलैप्स तो होता ही है, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ गया था। तो इन सारे कंट्रीज को रिकवर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएसए में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब देखिए कॉन्फ्रेंस भी यूएसए में हो रहा है, ये भी एक टाइप का यूएस हेगमनी दर्शाता है कि नहीं? तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंडर वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन्स प्रोवाइड किए थे। किसको? पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्रीज को और भी कंट्रीज को उन्होंने लोन्स प्रोवाइड किए थे। बट एट द सेम टाइम उनकी इकोनॉमीज को भी ट्रांसफॉर्म किया ना। बेसिकली क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उन्हें ओपन इकोनॉमी बनाया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाया। तो इससे फायदा किसको मिला? यूएसए को मिला। तो बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी को उन्होंने शेप किया दोस्तों, इनका इकोनॉमिक प्रीपोंटरेंस से। आज भी अगर आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। Thus, we can regard the World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organizations are the products of अमेरिकन हेगमनी। तो देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सब अमेरिकन हेगमनी का प्रोडक्ट्स है दोस्तों। वैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में शॉक थेरापी के बारे में बताया था ना। एक्चुअली शॉक थेरापी क्या था? बेसिकली आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के थ्रू पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्रीज को उन्होंने कंट्रोल किया था, उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल किया था, है कि नहीं? तो बेसिकली ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स को चाहिए था, उसी तरह उन्होंने उसे शेप किया थ्रू दिस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। सो कुल मिला के कहने का मतलब है दोस्तों, दे ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अमेरिकन हेगमनी। वैसे आपको पता होगा ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जो है, ये दोनों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ही एस्टैब्लिश हुआ था, इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। Now, a classical example of the structural power of US is the academic degree called the Masters in Business Administration। देखिए हमने इस चैप्टर की शुरुआत में जब्बू की कहानी पढ़ा था। जब्बू के जो फादर है वो ये चाहते थे कि जब्बू MBA करे ताकि फैमिली बिजनेस को अच्छी तरह संभाले। तो ये जो MBA वाली डिग्री है ना दोस्तों, ये भी US का कंट्रीब्यूशन है। द आइडिया दैट बिजनेस इज ए प्रोफेशन that depends upon skills that can be taught in a university is uniquely American। तो बेसिकली MBA से अमेरिका एक आइडिया क्रिएट किया दोस्तों, बिजनेस एक प्रोफेशन है, वो स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो स्किल्स कौन सिखाएगा? एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिखाएगा। सो द फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड, द वाटन स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1881। तो इस तरह देखिए बिजनेस एजुकेशन में भी अमेरिका की हेगमनी आया। आपको पता है दोस्तों, आजकल
करोड़ों लोग हैं जो MBA करते हैं, है कि नहीं। आजकल जितने भी मेजर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसमें जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके लिए MBA तो एक मैंडेटरी डिग्री हो गया है कि नहीं। नाउ तो पहला बिजनेस स्कूल कहां पे सेटअप हुआ था? वाटन स्कूल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया 1881 में। द फर्स्ट MBA कोर्सेस वेर इनिशिएटेड अराउंड 1900, ठीक है। तो 1900 में पहला MBA कोर्सेस इनिशिएट हुआ था। फर्स्ट MBA कोर्स आउटसाइड द US कब एस्टैब्लिश हुआ? 1950 में। Today, there is no country in the world in which the MBA is not a prestigious academic degree। देखिए कोई भी कंट्री में देखिए दोस्तों MBA एक प्रेस्टिजियस डिग्री है, एक प्रेस्टिजियस एकेडमिक डिग्री है कि नहीं। दिस टेक्स अस बैक टू आवर साउथ अफ्रीकन फ्रेंड जब्बू। वही दोस्तों जब्बू की कहानी के बारे में बता रहा है। स्ट्रक्चरल हेगेमनी एक्सप्लेन्स व्हाई जब्बू's फादर इज इंसिस्टिंग दैट हिज सन गिव्स अप पेंटिंग एंड स्टडीज फॉर MBA इंस्टेड। तो देखिए ये जो यूएस की स्ट्रक्चरल हेगेमनी की वजह से जब्बू के जो फादर है ये जब्बू को ये बताया कि आप पेंटिंग छोड़ दो और MBA पढ़ने के लिए बाहर जाओ। समझ गए आप? तो पूरा जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चरल हेगेमनी क्या होता है। तो दोस्तों दैट्स इट, अभी के लिए मैं इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हेगेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम हेगेमनी एज सॉफ्ट पावर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।